नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है और सरकार को है बम्पर कमाई की उम्मीद। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में हंगामे पर बढ़ी शक्ति। 19 राज्यसभा सांसद एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। 7 सांसद टीएमसी, 6 डीएमके और 3 टीआरएस और सीपीएम के। ईडी के सामने सोनिया गांधी की फिर से हाजिरी। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने लगाया ड्रामेबाजी का आरोप। पहले दिन की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को उम्मीद से बेहतर रिस्पांस। करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद। अमेरिका में फेड की बैठक से पहले बाजार में मुनाफा वसूली। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 498 और निफ्टी 147 पॉइंट गिरे। आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ आउटलुक घटाया। FY23 के लिए 7.4% ग्रोथ अनुमान। आरबीआई पॉलिसी में बदलाव की वजह से बदला अनुमान। आईएमएफ को दुनिया भर में मंदी की आशंका। एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर थाने में एफआईआर। न्यूड फोटोशूट और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने पर केस। भावनाएं आहत करने का मामला। नीरज चोपड़ा नहीं खेल पाएंगे राष्ट्रमंडल खेल। चोटिल होने की वजह से लिया अपना नाम वापस। वर्ल्ड एथलेटिक्स के बाद एमआरआई में पता चली चोट। संसद में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। आज राज्यसभा के 19 सांसदों को स्पीकर ने हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया है। इससे पहले कल 4 कांग्रेसी सांसदों को लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। पीयूष गोयल ने एक बार फिर से सांसदों से अपील की है कि वो संयम बरतें और हंगामा सदन में ना करें। उन्होंने कहा कि एफएम के वित्त मंत्री के स्वस्थ होते ही महंगाई पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार अब चर्चा करना चाहती है। और एक बार चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए, संसद का अपडेट आपसे पूछे या हंगामे का अपडेट? देखिए, दोनों का अपडेट लगभग वही दूंगा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हंगामे के बीच थोड़ा बहुत कामकाज होता हुआ भी दिखा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल पारित कर लिया गया। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में जो फैमिली कोर्ट चल रहा था उसको कोई कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी। अब जाकर के फैमिली कोर्ट को कानूनी मान्यता दी गई इन दोनों राज्यों में। और साथ ही साथ जिस तरीके से फैमिली विवाद बढ़ रहे हैं वैसे फैमिली कोर्ट बढ़ने का रास्ता भी एक तरीके से साफ हुआ है। तो इस बिल को लोकसभा से मंजूरी दी गई, लेकिन इस मंजूरी देने के दौरान भी हंगामा जारी रहा, उससे पहले भी हंगामा जारी रहा। कई बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दूसरे सदन की बात करें राज्यसभा में, तो वहाँ स्थिति इस हद तक आ गई हंगामे की कि वहाँ पर 19 सांसदों को निलंबित करना पड़ा। और 19 सांसदों को निलंबन किया गया, ये इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले लोकसभा के भी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। तो जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से हंगामा बढ़ता दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही ये सुलह हो पाएगा। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि निलंबन के बाद निलंबन हटाना भी एक मुद्दा होता है और फिर हो सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में बैठे फिर कोई रणनीति निकल कर आए तो ये रास्ता निकलेगा। लेकिन महंगाई अभी भी एक मुद्दा रहा और सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि हम महंगाई पर चर्चा करने को तैयार हैं जैसे वित्त मंत्री स्वस्थ होंगे। लेकिन विपक्ष बार बार महंगाई के मुद्दे को लेकर के और जीएसटी के तहत जो नया टैक्स लगाया गया है उस मुद्दे को लेकर के हंगामा करता दिखा सदन में। हालांकि इसके पीछे की वजह भी मानी जा रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने सोनिया गांधी की पेशगी भी एक वजह थी कि हंगामे के दौरान उससे या तो ध्यान भटकाना है या फिर उसका बदला यहाँ निकालना, कुछ इस तरीके के मंशा रही हो। लेकिन ये कुल मिलाकर कि हंगामा ज़्यादा रहा, कामकाज कम हुआ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी तमाम अपडेट के लिए। संसद सत्र अभी और चलने वाला है, लेकिन जैसा लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि हंगामा महंगाई और हंगामा जीएसटी के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी नेता और सुशील मोदी ने कहा है कि महंगाई पर विपक्ष का चरित्र उजागर हो रहा है। और लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने के वित्त मंत्रियों ने टैक्स लगाने का विरोध नहीं किया था। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार जीएसटी को लेकर हंगामा कर रहा है कि जीएसटी में जो दरों में बदलाव किया गया उससे महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं सुशील मोदी साहब, जो कि जीएसटी काउंसिल में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते रहे हैं। इस मुद्दे पर जो विपक्ष की दलील है वो कितनी सही लग रही है, और आपने इस बारे में सवाल ही पूछा सदन में। आज देखिए, मैंने एक सप्लीमेंट्री पूछा था कि क्या ये बात सही है कि दही, छाछ, दाल, चावल, ये जो पैकेज्ड और जो लेबल्ड सामग्री है उस पर जो 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था, ये सर्वसम्मत निर्णय था या तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था? तो माननीय मंत्री ने यही जवाब दिया कि जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत से निर्णय हुआ। और उस बैठक में टीएमसी के भी थे लोग, आम आदमी पार्टी के भी लोग थे और कांग्रेस के भी लोग थे, सीपीएम के भी लोग थे। लेकिन किसी भी राज्य के वित्त मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया। सिसोदिया जी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहते इस पर कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है, सबकी सहमति इसको पारित कर दिया जाए। लेकिन जीएसटी काउंसिल कहने पर वो पारित हो गया और यहाँ सदन में और बाहर में वो विरोध कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये ठीक नहीं है कि भीतर कुछ बाहर कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल के भीतर विरोध नहीं करना एक तकनीकी मजबूरी रहे हो, चूंकि जीएसटी काउंसिल का हिस्सा है कि वहां भी आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, चूंकि आप जीएसटी काउंसिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके। आपका अनुभव क्या कहता है? क्यों नहीं विरोध कर सकते हैं? अगर आपको लगता है ये उचित नहीं है, महंगाई को बढ़ाएगा और जनहित में, वहाँ विरोध कर सकते थे। और अगर आप विरोध करते तो पारित नहीं होता वो। तो आपने जब सहमति दिया तभी वहाँ से पारित हुआ। इसलिए अगर आज इन चीज़ों पर दाम जीएसटी बढ़ा है, ये जीएसटी लगा है, तो इसके लिए टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने वहाँ विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया। अब वहाँ विरोध कर रहे हैं बाहर में। और जीएसटी विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल के गठन पर आज सभी राज्यों ने सहमति जता दी है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का मामला 2017 से ही पेंडिंग है। अभी तक जीएसटी के विवाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। इस विषय पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज हरियाणा भवन में बैठक हुई। बैठक के बाद ग्रुप के हेड और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगली बैठक 17 अगस्त को होगी और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होने से पहले रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सारी स्टेट्स चाहती हैं ट्रिब्यूनल बने, और मुझे लगता है काउंसिल में भी जब डिस्कस हुआ था तो यूनानिमसली पूरी काउंसिल ने कहा था कि जल्दी गठन हो, क्योंकि आज ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और उसमें समय लगता है। ट्रिब्यूनल बनेंगे, वहाँ पर जो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होगा, मैं ये मानता हूँ कि उसकी डिस्पोजल जो है वो और एक्सपीडिशियस है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे राउंड की पूछताछ हुई। इससे पहले ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। सबसे पहले ईडी अधिकारियों ने सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन आज भी किया। दिल्ली, लखनऊ और पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी भी धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का हक भी नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का सियासी ड्रामा बताया है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है।
कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पर कोई केस नहीं बनता है। जो कहने वाले खुद ड्रामाबाज है, इसलिए उसका क्या जवाब दें हम लोग, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता, हम भी जानते इस बात को, पर ये केस कुछ बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग 1 रुपए की भी हुई है क्या? 1 रुपए की भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? हमारा अखबार आज़ादी के पहले का है, आज़ादी जंग में इसे भूमिका अदा करी, आज़ादी के बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। अगर वापस इसको रिवाइव करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करे अखबार की, जो हमारा खुद का अखबार है, उसमें किसी को तकलीफ क्या हो सकती है? और अब बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की, जहां सरकार को उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लग सकती है। वहीं पहले दिन की नीलामी आज खत्म हो गई है और अब कल इसमें आगे बोली लगेगी। इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अदानी एंटरप्राइजेज हिस्सा ले रही है। बाकी डिटेल के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बहुत दिन से इंतज़ार, हालांकि लोग तो 5G का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नीलामी उसकी एक बड़ी कड़ी थी। कैसा रहा आज का रिस्पॉन्स और क्या कल भी जारी रहेगी नीलामी? जी सही कहा आपने, आज स्पेक्ट्रम नीलामी का पहला दिन था। आज 4 राउंड की बोलियां जो है वो लगी। आज के लिए नीलामी जो है वो ख़त्म हो गई है। कल दोबारा से 5वां राउंड जो है उसकी शुरुआत जो है वो होगी। सरकार को काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग रिस्पॉन्स जो है इस नीलामी से जो है मिला है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 65,000 करोड़ से लेकर के 70,000 करोड़ रुपए की बोलियां सरकार को ऑलरेडी जो है मिल चुकी हैं, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन इसका आना जो है वो बाकी है। तो कल हो सकता है कि सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए की आय जो है इससे हो जाए। करीबन सरकार पहले उम्मीद कर रही थी कि उसको 80,000 करोड़ रुपए की आय होगी, लेकिन अब सरकार इस बोलियों को देखकर लगता है सरकार को कि 1,20,000 करोड़ रुपए की आय जो है वो भी हो सकती है। तो 4 कंपनियां इसमें हिस्सा जो है वो ले रही हैं और खासतौर पर कि सरकार जो है 4.5 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो है वो नीलाम करने जा रही है। 72 गीगाहर्ट्ज़ का कुल स्पेक्ट्रम है और खासतौर पर कि टेलीकॉम कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो 5G स्पेक्ट्रम के अंदर है। तो ये 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कल कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद कंपनियों का स्पेक्ट्रम जो है अलॉट कर दिया जाएगा और कंपनियां जल्दी ही 2 से 3 महीने के अंदर कुछ सर्किल के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत जो है वो कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। तो अब तेजी से बात आगे बढ़ रही है और 5G जो है बहुत जल्दी हकीकत बन सकता है। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां फेड की बैठक से पहले आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। 498 यानी करीब 500 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया, 55,268 पर आ गया और निफ्टी करीब 150 पॉइंट 147 पॉइंट गिरकर 16,484 पर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। सबसे ज़्यादा बिकवाली आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो शेयरों में रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताइए सुमित, कहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी और कहाँ सबसे ज़्यादा बिकवाली? देखिए, आज फेड की जो मीटिंग है उसके आउटकम से ठीक पहले मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था और एक कह सकते हैं कॉशियस स्टांस मार्केट मेंटेन कर रहा था। वो शुरुआती कारोबार में जो थोड़ी बहुत फ्लैटिश ओपनिंग थी, उसके बाद मार्केट्स ने प्रेशर दिखाया और सेकंड हाफ तक आते आते क्रूशल जोन्स के नीचे करीब 16,500 के नीचे आके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक, आईटी, ये स्पेस ऐसे थे यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहरहाल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में बजाज फिनसर्व, न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 5.5% ऊपर बंद, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर बंद, ग्रासिम 1% ऊपर और कोल इंडिया करीब 1% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज आईटी, इन्फोसिस 3.5% नीचे, एचयूएल 3% नीचे, एक्सिस 3% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में सन टीवी, रैमको सीमेंट, इप्का लैब और एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 5.5% तक की बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलएनटी टेक, मैक्स फाइनेंशियल, यानी 4 में से 3 नाम जो थे वो आईटी की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े, तो वहां मेजर प्रेशर था आज। एफएनओ में आज बढ़ने वालों में बजाज फिनसर्व लीड कर रहा था 5.5% ऊपर, सन टीवी 5.5% ऊपर, एनबीसीसी 5% ऊपर और डेल्टा कॉप करीब 4% की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में गिरने वालों में परसिस्टेंट
सिस्टम, इंटेलेक्ट डिजाइन, एम्फेसिस और एल&टी टेक, चारों के चारों शेयर आईटी स्पेस से जो कि आज प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। आईटी मेजर्स की अगर बात की जाए जहां प्रेशर था तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर था, और साथ साथ बैंक्स जहां पर काफी हद तक दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ ने FY23 यानी जो फिस्कल चल रहा है उसमें भारत का ग्रोथ अनुमान 0.8% घटाकर 7.4% कर दिया है, जबकि FY24 में 6.1% ग्रोथ का अनुमान दिया है। आईएमएफ ने आरबीआई पॉलिसी में सख्ती की वजह से भारत का ग्रोथ अनुमान घटाया है। आईएमएफ ने दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई है। आईएमएफ के मुताबिक अप्रैल के बाद से ग्लोबल परिस्थितियां खराब हुई हैं और 2022 में ग्लोबल ग्रोथ अनुमान 0.4% यानी 0.4% से घटाकर 3.2% कर दिया है, जबकि 2023 में ये 2.9% रहने का अनुमान है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बहुत मिस करेगा। इस बार माना जा रहा है कि भारत का एक गोल्ड जेवलिन में पक्का था, लेकिन चोट की वजह से नीरज चोपड़ा इसमें हिस्सा ही नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल वो अभी हाल में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में चोटिल हो गए थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रमंडल गेम्स में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। एमआरआई के बाद डॉक्टरों ने नीरज चोपड़ा को 1 महीने के लिए आराम करने की सलाह दी है। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज ने इतिहास रचा था। न्यूड फोटोशूट कराकर एंटरटेनमेंट में और इंटरनेट पे सेंसेशन बन चुके रणवीर सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ FIR हो गई है। उन पर 4 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। महिलाओं की भावनाओं को आहत करना और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप रणवीर पर लगा है और उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें IPC की धारा 292, 293, 509 और IT एक्ट की धारा 67A शामिल है। ये धाराएं गैर जमानती है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। उनके खिलाफ ये FIR मुंबई के चेंबूर थाने में दर्ज की गई है, जिसको चेंबूर के रहने वाले ललित टेकचंदानी ने दर्ज करवाया है। गुजरात के बोटाड जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में कई लोगों का इलाज चल रहा है। मरने वाले ज्यादातर लोग बोटाड और अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों से हैं। गुजरात के DGP ने आशीष भाटिया ने कहा है कि लोगों ने पानी में मिथाइल अल्कोहल मिलाकर पी थी। ऐसा 600 लीटर केमिकल 40,000 रुपए में उन इलाकों में बेचा गया है। ये पुलिस की फाइंडिंग है। इस मामले में 3 FIR दर्ज की गई है। इससे पहले DGP ने कहा था कि जहरीली शराब बनाने और बेचने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब पुलिस इसे केमिकल बता रही है। चुनावी साल में हुई इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। केजरीवाल ने आज अस्पताल जाकर पीड़ितों से भेंट की। और मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। अलग से वार्ड तैयार रखने को भी कहा गया है। दरअसल संदिग्ध सैंपल लगातार बढ़ रहे हैं। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए किस तरीके की सावधानी और क्या क्या तैयारियां, डर किस तरीके से बढ़ रहा है? देखिए, देश में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में एक अहम बैठक की गई थी, जिसके बाद सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सर्विलांस बढ़ाए और खास तौर पर ये भी कहा गया है कि हर एक राज्य अपने राज्य में स्थिति को देखते हुए अलग से आइसोलेशन वार्ड्स भी मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों के लिए तैयार करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं कि खास तौर पर दिल्ली, तेलंगाना और केरल ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मंकी पॉक्स के मरीज पाए गए हैं। इन राज्यों को कहा गया है कि जो ट्रेसिंग है उस पर काफी फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि राज्य अपने स्तर पर सही तरीके से ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो संक्रमित पाया गया है उसके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति आए हैं, उनकी पहचान अभी भी
भी कई स्तर पर नहीं की जा रही है। तो ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी जो मंत्रालय ने देश भर में मंकी पॉक्स वायरस की पहचान करने के लिए 16 लैब्स डेजिग्नेट की गई हैं। यहाँ पर जो सस्पेक्टेड सैंपल है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। जो सैंपल 1 या 2 हर हफ्ते आ रहे थे, अब वो रोजाना आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और अमरनाथ गुफा के पास हो रही तेज बारिश के बाद वहां बाढ़ आ गई और इसके बाद प्रशासन ने वहां से 4000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। दरअसल इसी महीने अमरनाथ में बाढ़ आने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह से प्रशासन इस बार बाढ़ के बाद ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है, सतर्क है, ताकि किसी तरह की अनहोनी फिर से ना होने पाए। हालांकि बारिश के बाद आई बाढ़ ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल हालात काबू में हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।